हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन, एम टू टीच बिलियंस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी ऑलरेडी पहली वीडियो हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर प्रॉपर्टीज क्या है? कोई भी प्रॉपर्टीज ले सकते हो, ओके। उसको मेजर कैसे करेंगे? जैसे आपको दुकान पे जाना है और शक्कर लेना है, तो शक्कर कुछ क्वांटिटी में लोगे ना। कितना शक्कर लोगे? आधा किलो, 1 किलो? दुकानदार आपको पूछेगा। तो जी हाँ, उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैटर के वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सब कुछ पढ़ेंगे। वेट क्या होता है, वेट और मास कैसे अलग होते हैं, हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव मतलब कितना, और क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी कैसी। आ रहा है समझ में? जैसे आप गए और आपने मार्केट में 4 पेयर ऑफ शूज खरीदी, 4 पेयर ऑफ शूज खरीदे। हर एक शूज आपको कितने का लगा? 1000 रुपीज का। तो 1000 इंटू 4, टोटल 4000 रुपया आपका खर्चा हो गया। बट आप गए और एक नाइकी का ब्रांडेड शूज लिया जो आपको कॉस्ट करता है 14,000। तो इसकी एक की ही कॉस्ट इनसे काफी ज्यादा है 4 शूज से। तो 4 शूज के कंपेयर में इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, जबकि देखो क्वांटिटी इनकी ज्यादा है। तो आई होप ये बेस्ट एग्जांपल था आपको क्वालिटी और क्वांटिटी समझने के लिए। ठीक है, व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विद सम स्टैंडर्ड। जब आप कोई चीज मेजर करते हो तो उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो। समझ में आ रहा है? और जो स्टैंडर्ड होता है वो क्वांटिटी रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग होता है, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप दुकान पे गए और आपने 1 kg शुगर मांगा, तो क्या करता है जो दुकानदार है या फिर शॉपकीपर, क्या करता है? वो वेइंग मशीन पे थैली रखता है और उसमें शुगर ऐड करते जाता है। और यहाँ पे आप देखते हो मार्किंग लगी होती है और यहाँ पे 1000 आ गया, मतलब 1 kg हो गया। तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये डिजिटल मशीन थी, इसको कैलिब्रेट किया गया था कि जैसे ही इसके ऊपर 1 kg का वेट आएगा यहाँ पे ऐसे दिखा देगा। या फिर पुराने जमाने का टाइम लेते तो ऐसे तराजू होता और एक साइड 1 kg का वेट रखते, 1 kg का वेट रखते और फिर इधर क्या रखते? शुगर रखते। और दोनों जब बराबर हो जाते, कांटा सेंटर में आ जाता, तब हमें पता चल जाता कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपने 1 kg शुगर को किससे कंपेयर किया? 1 kg के वेट से। जो वेट है वो स्टैंडर्ड है, वेट क्या है? स्टैंडर्ड है। और उस वेट का जो मतलब जो वेट है उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो फिक्स्ड है। ठीक है, और वो हर जगह कॉमन होता है पूरे वर्ल्ड में। आगे देखिए, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, ओके, मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एसेट्रा। अब जरा देखिए, मास मतलब क्या? जैसे आप हो तो आपका कुछ मास है। लेंथ मतलब जैसे हाइट ले लो, कोई छोटा है कोई लंबा है, तो छोटे वाले को बोलेंगे इसका लेंथ कम है, बड़े वाले को बोलेंगे इसका लेंथ ज्यादा है। जी हाँ, जब लेंथ को हम वर्टिकली नापते हैं तो उसे हाइट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एरिया। अब एरिया डिपेंड करता है, आप 2 डायमेंशनल चीजों का ढूंढ रहे हैं, समझ में? एरिया जो एप्लीकेबल होता है ये किन के लिए होता है? 2 डायमेंशनल के लिए होता है। जब 3 डायमेंशन चीजों की हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हो। वॉल्यूम, वॉल्यूम ये भी 3 डायमेंशन के लिए होता है। जैसे आपके पास एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। टाइम आप जानते हो, समय, सर समय तो मान लो किसी का होता ही नहीं, सही बात है, एसेट्रा। ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज। और ये सारे क्या है? क्वांटिटेटिव। क्या है? क्वांटिटेटिव इन नेचर। एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट, फॉलोड बाय यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा वेट जो है वो 60 kg है और एक बच्चा ले लिया मैंने जो कि अभी बस फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसका वेट जो है वो 30 kg। तो किसी ने पूछा सर का वेट बताओ, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सर? सर का वेट इज इक्वल टू 3 टाइम द वेट ऑफ दैट बच्चा। तो मैंने वेट ऑफ बच्चा को क्या ले लिया? मेरी यूनिट ले ली। और उससे कितना टाइम है मेरा? 3 टाइम्स है। तो 3 क्या है? एक नंबर है।
और उसके वेट को मैंने क्या लिया, एक रेफरेंस, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूनिट क्या होती है सर। अरे कंपैरिजन में ले लेते हैं भाई, उसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिट। एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं इन विच इट इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 मीटर। हियर 10 इज द नंबर, 10 क्या है यहाँ पे, नंबर, एंड m denotes what, मीटर, और वो क्या है, यूनिट है। और किसकी यूनिट है, लेंथ की। आया समझ में, आया ना। इसी तरह द स्टैंडर्ड आर चूजन आर्बिट्रली। आर्बिट्रली मतलब क्या, रैंडमली। रैंडमली स्टैंडर्ड ले लिया। अब मैंने यहाँ पे एक बच्चे का वेट लिया है, मैं चाहूं तो एक किसी दूसरे बच्चे का भी वेट ले सकता हूँ। मान लीजिए उसका वेट कितना हो गया, मैंने यहाँ पे गलती से, शायद बच्चे का वेट 30 था, मैंने 3 टाइम लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, मान लीजिए अब मैंने कोई एक और बच्चा ले लिया जिसका वेट कितना है, 20 kg, तो उसके वेट का मैं कितने टाइम हो जाऊंगा, 3 टाइम। तो ये जो वेट है ये रैंडमली लिया गया है, लेकिन एक चीज याद रखना, ओके, ये फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। जैसे ये बच्चा, मान लीजिए ये जो बच्चा था इसका नाम ए था, इसका नाम क्या था, बी, तो बी का वेट 20 kg है, ये फिक्स है। ए का वेट 30 kg है, फिक्स है। समझ में आ रहा है, भले मैंने ए को लिया और बी को लिया, बट इनका जो वेट है वो फिक्स है। समझ में आया, आया ना। ऐसे ही मेरे पास 1 kg का भी वेट होगा, दुकानदार के पास 1 kg का भी वेट होगा, 2 kg का भी वेट होगा, 5 kg का भी होगा, 10 kg का भी होगा। आया समझ में। तो उसके पास ये अलग अलग वेरिएबल्स अवेलेबल है, बट सबका वेट क्या है, फिक्स, स्टैंडर्ड है। ओके, तो आप इंडिया में 1 kg का वेट ले लो, चाहे यूएस में 1 kg का वेट ले लो, सब लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो बात की बात है कि शायद यूएस में दूसरी यूनिट में उस केजी को मेजर किया गया हो, शायद एलबीएस में उन लोग लेते हो, या फिर पाउंड्स में लेते हो। जनरली पाउंड्स ही चलता है, ओके, पाउंड्स लिया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 1 kg कितने पाउंड्स के इक्वल होता है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। द arbitrarily decided and universally accepted standards are called unit। ओके, arbitrarily मतलब ऐसे रैंडमली किसी कंट्री के किसी एक ने कुछ ले लिया, लेकिन उसे पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया कि हम सब लोग इसे मानेंगे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। देयर आर सेवरल सिस्टम इन विच यूनिट आर एक्सप्रेस्ड सच एज सीजीएस। मतलब यूनिट को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर लेंथ मतलब लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, मास को ग्राम से, टाइम को सेकेंड से, या फिर आप दूसरा तरीका भी ले सकते हैं। लेंथ को किससे मेजर करोगे, फुट से। किससे, 1 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट ऐसे। और वेट को, मास और वेट में देखिए बहुत फर्क होता है, दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों अलग है। जब आप मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हो तब वो आ जाता है वेट। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड एमकेएस मतलब मीटर। अब ये लेंथ की यूनिट है। किलोग्राम ये किसकी वेट है, मतलब ये किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। और ये सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। ये भी सिस्टम है। तो आप देख रहे हो ऐसे अलग अलग सिस्टम है जिससे हम लोग यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो टोटल हमारे पास 7 ही फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीका है। और जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसको यहाँ पे दिया गया है, आप इजीली देख सकते हो। अब चलिए ये भी देख लेते हैं। ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। ओके, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी किसका, वेट एंड मेजर। proposed revised metric system called इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। ओके, मतलब एक कमिटी थी जिसने एक स्टैंडर्ड बना दिया और उसको सब लोग फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एसआई यूनिट। आगे देखो, द मेट्रिक सिस्टम विच इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या, लेट 18th सेंचुरी। 2 होगा, एक स्टार्टिंग होगा और एक लेट होगा। लेट मतलब जब आप 19th सेंचुरी के नजदीक आने वाले हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, और जब 17 खत्म हुआ और 18th में एंट्री हुआ तो उसे क्या कहते हैं, एट द स्टार्टिंग ऑफ और इनिशियल्स ऑफ 18th सेंचुरी। वॉज मोर
convenient and it was based on the decimal system. तो ये जो पहले था ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था, बट बाद में लेटर बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज एस्टैब्लिश। तो देखिए कैसे चेंजेस हुए यूनिट में। द एसआई यूनिट हैज 7 बेस यूनिट listed in table 1.1 called as fundamental scientific quantities. Other units like speed, volume, density, etc. are derived from these quantities. मतलब ये फंडामेंटल यूनिट है, ओके, इन्हीं को लेके हम बाकी सारी यूनिट्स को बनाएंगे। समझ में आ रहा है, ये फंडामेंटल यूनिट्स यूज होंगी। जैसे कि अंग्रेजी में आप सबको पता होगा टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। वो 26 अल्फाबेट को लेके हमने अंग्रेजी के कितने सारे शब्द बना दिए, आई मीन टू से ऐसे आपने पूरी एक लैंग्वेज बना दी। आ रहा है समझ में? वैसे टोटल हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7, और ये 7 को लेके बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट भी बन गई। तो देखिए सबसे पहले आती है लेंथ, ओके, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट। अब ये आप इजीली पढ़ सकते हो। इसमें से जो बहुत रेयर आपने सुना होगा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ओके, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है कैंडेला, और उसका सिंबल है सीडी। और जो केमिस्ट्री में आप बार बार यूज करोगे वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, मोल, और उसका एसआई यूनिट क्या है, एमओएल। याद रखना MOLE नहीं, MOL सिर्फ। समझ में आया? अब इसमें थर्मोडायनामिक्स क्या है, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर? सर टेम्परेचर हीट होता है। नो 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 नो, बहुत गलत बोल रहा हूँ। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी हैं। अरे सर ये तो शक्तिमान का डायलॉग बोल रहे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मास एंड वेट, तो ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि जो मास होता है वो फिक्स होता है। मास जो होता है वो फिक्स होता है। मेरा मास, आपका मास, सबका मास फिक्स है। लेकिन अगर हम अलग अलग जगह पे जाएं तो हमारा वेट चेंज होते जाएगा। कैसे? मास और वेट में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि मास सिंपल मास होता है और वेट मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आता है। और आप सब जानते हो साथियों, अपने अर्थ पे आप अलग अलग जगह जाओ तो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आ रहा है समझ में? तो ग्रेविटी के ऊपर वेट बेस्ड है। आ रहा है समझ में? अगर ग्रेविटी को निकाल दिया जाए तो टोटली आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। Hence the mass of a body is more fundamental property than its weight, क्योंकि वेट तो जगह जगह पे चेंज होता है। तो ज्यादा फंडामेंटल कौन हुआ? मास हुआ। द बेसिक यूनिट ऑफ मास इन द एसआई सिस्टम इज किलोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन यूज करते हैं केजी। ओके, टेबल 1.1। However, the fractional quantity gram is used for weighing small quantities of chemical in the laboratory. बट जनरली हम लोग ग्राम भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी होता है 1000 ग्राम, और हम लोग ये ग्राम को यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका वेट काफी कम होता है, बहुत कम होता है। आया समझ में? Therefore, in terms of grams, it is defined. तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। लेंथ, इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस लेंथ while expressing properties such as atomic radius। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। ओके, आप सबको पता है एटम की फिक्स बाउंड्री नहीं होती। नहीं पता है तो आप सीख जाओगे। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। लेकिन जब बाउंड्री ही फिक्स नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो हम दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेते हैं और उसको आधा करते हैं। तो ये जो हुआ इसे कहेंगे एटॉमिक रेडियस। अब इसको भी तो मापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो ये क्या है? डिस्टेंस है। लेंथ, तो इसकी भी यूनिट है। ओके, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब आप सीखोगे। वेव लेंथ क्या होता है? ये देखिए ये वेव है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, या फिर आगे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रफ है, तो ये इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। उसका सिंबल क्या है? उल्टा वाई, जिसे हम लेमड़ा भी कहते हैं। These quantities are very small, therefore fractional unit of the SI unit of length are used, for example nanometer।
नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर। आगे देखिए वॉल्यूम, इट इज दी, नेक्स्ट है वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, ये शेप के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट द एसआई यूनिट इज यूज। मतलब लीटर एसआई यूनिट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। 1 लीटर होता है 1 डीएम क्यूब के बराबर, और 1 डीएम क्यूब होता है 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है ऐसा। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ऐसे ले लो, ऐसे। इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ले लो हाइट, या हाइट कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो टोटली ये क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो होगा 1 लीटर। आ समझ में, ऐसा है, ठीक है। उसी को डायग्रामेटिकली देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एक छोटा सा ये जो क्यूब है, ये छोटा सा, ओके, इसका ये जो लेंथ है ये कितना है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, आ समझ में, ये 1 सेंटीमीटर है, ओके। और यहां से लेके पूरा, अगर ये पूरा ले लें आप, तो ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऐसे 10 बॉक्सेस आ जाएंगे, समझ में आया। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डीएम होता है, ओके। तो ऐसे ही आप जब क्यूब करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का जब क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और वो हो जाएगा 1 डीएम क्यूब। तो ये देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 1000 ml इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब या फिर 1 लीटर। देख रहे हैं ना, ऐसे 3 डायमेंशन में ये बढ़ते गया है। ये मान लीजिए इसका क्या है z एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ऐसे। हाँ समझ में, छोटा छोटा एक एक सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर का ऐसे 3 डायमेंशन में इंक्रीज करके ऐसा बनाया गया, ओके। आगे देखिए different kinds of glassware are used to measure the volume of liquids and solutions। मतलब अलग अलग प्रकार के ग्लास यूटेंसिल यूज होते हैं लिक्विड, मतलब कोई द्रव्य या फिर सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, बेसिकली उनका वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के कंटेनर है, जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, देखिए ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर आ रहा है आपको समझ में, ये देखिए। फिर दूसरा आता है पिपेट, ये डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं पिपेट, और फिर उसके बाद आता है ब्यूरेट, ये सारे आपने देखा होगा। और ये फिर है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जहाँ पे यहाँ पे मार्क होता है। और कलरलेस लिक्विड में हम देखते हैं लोअर मेनिस्कस, जो लोअर मेनिस्कस होता है वो इसको टच होना चाहिए, और कलर्ड लिक्विड में अपर मेनिस्कस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें लोअर मेनिस्कस तो दिखता ही नहीं है। आया समझ में, ओके सर। मेनिस्कस क्या होता है, जब भी आप लिक्विड को एक कंटेनर में रखोगे, जैसे ये ब्यूरेट में रखा तो लिक्विड का ऐसे आता है। अब ऐसे क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये कॉर्नर पे जो है 2 सब्सटेंस के बीच में फोर्स है, एक तो लिक्विड और एक सॉलिड, तो उनके बीच में जो फोर्स है उसे कहते हैं अडहेसिव फोर्स। तो अडहेसिव फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। बट अगर यही मर्क्यूरी का आप देखोगे तो उल्टा होगा, मर्क्यूरी के केस में ऐसा नहीं होता। मर्क्यूरी के केस में ऐसा आता है क्योंकि मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है एडहेसिव फोर्स के। तो ये जो लोअर पोर्शन है इसी को अपन कहते हैं लोअर मेनिस्कस, ठीक है। तो ये लोअर मेनिस्कस इस जो कंटेनर है, मान लीजिए कंटेनर पे ऐसा ऐसा मार्किंग है, ऐसे जो कंटेनर है, तो ये जो अपना लिक्विड है उसका लोअर मेनिस्कस इस मार्किंग को टच करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिगर 1.3 shows the type of apparatus used in laboratory for measuring volume of liquids। आ समझ में, तो ये अलग अलग टाइप के कंटेनर जो हैं इसे हमें यूज करते हैं, इसे हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, लिक्विड का वॉल्यूम यूज करने के लिए। आगे देखिए डेंसिटी, आप हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए, मास पर यूनिट
volume is called as density. Density of a substance is the mass per unit volume. It is determined in the laboratory by measuring both the mass and volume of the sample. समझ में आ रहा है? जैसे आप पानी लेते हो, आपने एक टब लिया, ओके, या फिर ऐसे ले लो, एक जार ले लिया आपने और उस जार के अंदर पानी ले लिया, ठीक है, तो पानी ने कितना जगह लिया उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, और ये पानी का क्या मास है, समझ में आया, उसे लेंगे, और दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। आ समझ में? द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी की, उसे ऐसे मेजर करते हैं, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। CGS यूनिट इट इज ग्राम पर ml। इसकी CGS यूनिट क्या है, ग्राम पर ml, ठीक है। ग्राम किसका है, मास का यूनिट है, और ml किसका है, वॉल्यूम का यूनिट है। ओके, ग्राम पर ml और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है। सर यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, सिंपल सी बात है, इसे ऊपर लोगे तो नीचे से जब सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा है वो टेम्परेचर बताता है। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। 3 हमारे पास स्केल है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सबसे पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट जो कि यूएस में यूज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन। ओके, लॉर्ड केल्विन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। Here Kelvin is the SI unit। Kelvin जो है वो SI यूनिट होती है। फिगर 1.4 shows the thermometers based on these scales। तो ये देखिए, ये थर्मामीटर है। सब पे जो लोवेस्ट वैल्यू है 0 केल्विन। 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, -273.15, और कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, -459.67 फ़ारेनहाइट। ऐसा होता है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसे आप कर सकते हैं। मतलब सिंपल स्पीकिंग, आप डिग्री सेल्सियस में अगर 273 को ऐड कर देंगे, ओके, तो आपको ये वाली स्केल मिल जाएगी, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस दिया, तो 20 डिग्री में 273 मतलब 273 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना दे देगा, 293 केल्विन। आया समझ में? तो ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में भी रिलेशन है, वो नीचे आपको दिख जाएगा। जनरली द थर्मामीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर दीज टू टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब जनरली जो थर्मामीटर होते हैं, नॉर्मल थर्मामीटर, वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो। 0 जो है वो वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के जस्ट नीचे अगर टेम्परेचर है तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। और याद रखियो, अगर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इस पे आप नहीं कह सकते कि पानी होगा या बर्फ होगा, उसके नीचे आना चाहिए। अगर उसके नीचे आया तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। और अगर 0 से ऊपर टेम्परेचर है तो पानी ही होगा। अरे सर क्या बात बोल रहे हो, हम भी पानी हो गए। समझ में आया? आगे देखिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हाँ, याद रखना, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ये तब होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। इस बात को आप याद रख लेना। कैसे? अगर आप पानी किसी पहाड़ पे ले जाके गर्म करते हो तो आप देखोगे वो 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होने लगता है। ऐसा क्यों? पहाड़ पे जाने के बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है और उसके कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ओके, दीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट। आया समझ में? तो चलिए साथियों देख लेते हैं हम। डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है,
ये वाटर फ्रीज हो गया, वाटर बॉईल हुआ, और ये ह्यूमन का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस स्केल में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, फ़ारेनहाइट स्केल में। बट याद रखना डिग्री केल्विन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ केल्विन होता है, ठीक है। तो ये थे अलग अलग थर्मामीटर्स। अब आ जाते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपको कैलकुलेट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 32 ऐड करना होगा। लेकिन अगर इसी स्केल को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या, आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिग्री पहले आप डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दीजिए, ओके, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/9, तो आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। सिंपली मैंने क्या किया, पहले 32 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसके बाद इस डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और फिर न्यूमरेटर को नीचे ले लिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज केल्विन कैसे डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 में कन्वर्ट होता है। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जो भी आपकी तकलीफें हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो से, दैट इज लॉ ऑफ, बहुत सारे लॉ हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, बाय बाय।